साउथ में फिल्म स्टार लोग जो हैं वो चीफ मिनिस्टर और क्या क्या सब बन जाते हैं, तो बम्बई वालों को क्यों नहीं चांस मिलता है? इथेनॉल की आवश्यकता आजकल किस चीज़ में देखी जा रही है? राजस्थान में एक बहुत पिक्यूलियर प्रॉब्लम है अभी भी कि चाइल्ड मैरिज बहुत प्रिवलेंट है। रीजन क्या है? मे आई कम इन सर? कम इन गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून। या गुड आफ्टरनून। प्लीज सिट डाउन। चौधरी जी और बिरजू जी या गोपाल जी, क्या कहें आपको? थैंक यू सर। सर माय नेम इज़ बिरजू। बिरजू, जी सर। ओके। तो आप महाराज भी आई हैव महाराज भी हैं क्या आप? नहीं सर। बट ये किनके बारे में सोच रहे हैं? मेम्बरान जो हैं। माफ़ी चाहूँगा सर। पंडित बिरजू महाराज जी। हाँ, जी सर। तो जरा बता दो, जब बात हो ही गई, आपने नाम ले लिया, तो उनके बारे में कुछ बताइए। सर पंडित बिरजू महाराज जी। आपका मीडियम हिंदी है कि इंग्लिश है? हिंदी है सर। हिंदी। हिंदी, बहुत बढ़िया, बताइए। सर पंडित बिरजू महाराज जी कथक शास्त्रीय नृत्य के एक बहुत ही बड़े कलाकार थे और सर पद्म विभूषण से भी उनको अवार्ड दिया गया था उनके कंट्रीब्यूशन के लिए। इसके अलावा सर पंडित बिरजू महाराज जी नृत्य के अलावा गायन शैली में भी एवं ठुमरी जो गायन शैली है उसके अंतर्गत भी उनका काफ़ी बड़ा कंट्रीब्यूशन रहा। इसके अलावा सर हम देखते हैं कि उन्होंने संगीत नाटक अकादमी का जो अवार्ड उन्हें प्राप्त हुआ वो उनके शुरुआत में जब सबसे यंगेस्ट अवार्डीज़ में से वो एक रहे थे। और सर जो कलाश्रम है वह उनका एक इंस्टीट्यूट था जहाँ पर वह कथक से संबंधित जो चीज़ें थी वह सिखाते थे। कोई मशहूर शिष्य? सर अभी मैं याद नहीं कर पा रहा हूँ, मैंने पढ़ा था इस बारे में। ओके, गोपाल चौधरी जी आपके फादर हैं? जी सर। चंदा जी आपकी मदर हैं, है ना? जी। यू कम फ्रॉम राजस्थान, सीकर। जी सर। सदगुरु माध्यमिक आश्रम शाला शिरला सांगली, महाराष्ट्र में आप चले गए 10th करने के लिए? सर मेरे पिताजी वहाँ पर मार्बल और टाइल्स फिटिंग का काम किया करते थे उस समय, तो मेरी शुरुआती पढ़ाई 10वीं तक की वहीं से हुई है। क्या काम करते थे, मैं समझा नहीं? मार्बल और टाइल्स फिटिंग यानी फ्लोर फिटिंग का काम। ओके ओके ओके। और फिर आप वहाँ से वापस आ गए कोटा? जी सर। कैसे? एक्चुअल में मेरे पिताजी का उस समय सर एक्सीडेंट हो गया था वर्ष 2016 में, 15 में टू बी स्पेसिफिक। उसके पश्चात सर जो काम वह किया करते थे उसके अंदर उन्हें थोड़े फिजिकल चैलेंजेस फेस करने पड़े। उसके बाद यहाँ पर आके खेती करने लगे वो। सीकर? जी सर। Why the real estate is so expensive there? सर इसके पीछे अगर मुख्य कारणों की बात करें तो एक है कि जो कनेक्टिविटी है, जो जयपुर राजस्थान की राजधानी है जयपुर, इसके साथ कनेक्टिविटी इसके पीछे एक रीज़न है। इसके अलावा जो नेशनल हाईवे। जयपुर में रियल एस्टेट ज़्यादा महंगा है कि सीकर में? सर अगर मेन एरियाज़ में अगर हम देखें तो ऑब्वियसली इट इज़ इन जयपुर, बट अगर आउटस्कर्ट्स में देखा जाए और अगर सीकर के आउटस्कर्ट्स में देखा जाए तो आई थिंक इन सीकर इट इज़ कॉस्टली। इट इज़ वही तो पूछ रहा हूँ क्यों। जी सर। दूसरा एक सर सीकर कभी कभी मांग उठती है कि सीकर और झुंझुनू के जो इलाके हैं उनको हम जो नेशनल कैपिटल रीजन है एनसीआर के अंदर इंक्लूड करवाने की मांग उठती है। तीसरा हम कह सकते हैं कि सर ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम। ठीक है। अच्छा भाई, कस्टम सर्विस और इनकम टैक्स सर्विस, इसको आपने फॉरेन सर्विस और पुलिस सर्विस से ऊपर दर्जा दिया है, कोई विशेष कारण है? सर करंटली इनकम टैक्स में मैं वर्किंग हूँ एज एन इंस्पेक्टर एट जोधपुर। और सर कस्टम्स और इनकम टैक्स को ऊपर रखने का मुख्य कारण यह है कि कस्टम्स के अंदर जो वर्क प्रोफाइल है, जॉब प्रोफाइल है, उसके अंदर एक डाइवर्सिटी हमें देखने को मिलती है। निश्चित रूप से ही वैसे डाइवर्सिटी सर हम आईपीएस और फॉरेन सर्विस में भी देखते हैं, लेकिन फॉरेन सर्विस को प्रेफर ना करने के पीछे सर कुछ फैमिली पर्सनल रीजंस हैं। और पुलिस? और पुलिस जैसा कि मैंने बताया सर, कस्टम्स में जो डाइवर्सिटी है वह मुझे ज़्यादा। अच्छा भाई, एक चीज़ बताओ। जी सर। मुझे पता नहीं, मैं तो कस्टम ऑफिसर रहा नहीं हूँ। जी तो लोग कहते हैं कि जीएसटी आने के बाद में उनका काम ही ख़त्म हो गया है, तो आप कह रहे हैं डाइवर्सिटी, उधर काम ही ख़त्म हो गया है। सर दूसरी बात यह है कि जहाँ तक पोर्ट्स का सवाल है, जहाँ के कस्टम डिपार्टमेंट को क्लियरेंस देना पड़ता है कस्टम हाउस से, तो वहाँ वो तो कहते हैं कि साहब वो
कोई गिनती में नहीं आते दुनिया में हम लोग, बिल्कुल पीछे से हमारी लाइन शुरू होती है. वी आर नॉट इन द फर्स्ट 10, 20, इवन 30 एज फार कस्टम क्लियरेंस इन द वर्ल्ड इज कंसर्न. यस सर, मेरे हिसाब से वह एरिया है जहाँ पर हमें ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम इम्प्रूव करने की ज़रूरत है. जहाँ तक बात मैं कितना पीरियड ऑफ टाइम भाई? सर कस्टम सर्विस कब बनी थी? काफ़ी पहले सर. नहीं, काफी Exact पहले year मतलब मुझे नहीं कब पता. है? एग्जैक्ट ईयर मुझे नहीं पता है सर, बट आई थिंक नियर अबाउट इंडिपेंडेंस के आसपास बनी होगी सर. सुधार तो नहीं हो रहा है. होगा सर, अगर जैसे ईज ऑफ डूइंग अच्छा, बिजनेस. anyway, चलिए और आगे बोलिए. आप कह रहे हैं विजिटिंग प्लेसेस ऑफ हिस्टोरिकल एंड कल्चरल इम्पोर्टेंस. जी सर, 4 जगहों के नाम बताइए. जहाँ पर मैंने विजिट किया. हाँ. जी सर. सर हाल ही में मैंने मेहरानगढ़ फोर्ट विजिट किया था. उससे पहले अगर बात करूँ तो सर पैठन महाराष्ट्र में, उसके अलावा अजंता एलोरा की गुफाएं, और इसके अलावा सर रायगढ़, मुरुड जंजीरा, ये कुछ फोर्ट. मुरुड जंजीरा. मुरुड जंजीरा ये कहाँ है? सर ये अरेबियन सी में लोकेटेड एक फोर्ट है महाराष्ट्र में. अच्छा, अजंता एलोरा में मेन क्या फ़र्क है? वो क्या है, वो क्या है? सर आई थिंक आई एम नॉट प्रिटी मच श्योर, लेकिन अजंता के अंदर जो डाइवर्सिटी है पेंटिंग्स की, मुराल्स की, वह कम है एज कम्पेयर टू एलोरा. एलोरा के अंदर सर हमें कुछ चीज़ें मिलती हैं, जैसे जो नहीं, दोनों जगह म्यूरल से कि एक जगह मूर्ति भी है? मूर्तियाँ भी है सर कैलाश में, सॉरी एलोरा में. अच्छा, कब बनी थी? सर एग्जैक्ट टाइम फिगर नहीं है इनका, जैसे कि टाइम टू टाइम. एलिफेंटा भी गए हो? हाँ, एलिफेंटा एलिफेंटा नहीं गया सर. नहीं गए. अच्छा ठीक. मेहरानगढ़ फोर्ट की क्या खास बात? सर मेहरानगढ़ फोर्ट जोधपुर में लोकेटेड है, और सबसे खास बात यह है कि सर जब मंडोर स्ट्रैटेजिकली वीक पॉइंट बन गया था राठौड़ किंग्स का, उस समय उन्होंने स्ट्रैटेजिकली जो हायर एल्टीट्यूड पर एरिया जो था वहाँ पर मेहरानगढ़ को इस्टेब्लिश किया था. सबसे बड़ा किला कौन है हिंदुस्तान का? सर चित्तौड़गढ़. चित्तौड़ सर कि कुंभलगढ़? सर चित्तौड़गढ़ इन टर्म्स ऑफ एरिया जो एक्सपेंशन है. नहीं. सॉरी सर. अच्छा, तेलुगु एंड तमिल सिनेमा, हाँ, जी सर. तो क्या फ़र्क है इनमें हिंदी सिनेमा से? सर जो लोकल कल्चर है उसने इम्पैक्ट किया है इन मूवीज़ की जो मेजर थीम्स हैं उनको. अगर तमिल सिनेमा में बात करें तो हम देखते हैं कि जो संगम साहित्य है उससे भी इंस्पायर्ड कुछ मूवीज़. कौन सा है? संगम साहित्य, संगम लिटरेचर. संगम लिटरेचर, ये क्या होता है? सर जैसा कि 3rd सेंचुरी BCE से लेकर 3rd सेंचुरी कॉमन एरा के बीच में जो 3 मेजर संगम हुई थी, यानी कि जो कन्फ्लुएंस ऑफ पोएट्स, बहुत सारे पोएट्स आए और उन्होंने तमिल साहित्य को एनरिच किया था. नाम बताओ ना. सर जैसे शिल्पाधिकारम की बात करें हम, या फिर मणि मेखली की बात करें, इसके अलावा एतु तो गई, पत्तू पातू, ये कुछ साहित्य हैं, संगम साहित्य. इसके अलावा सर रिसेंट ईयर्स के और तेलुगु के अंदर सर अभी मैं ऐसे जो डिफरेंसेस हैं उनको पॉइंट आउट नहीं कर पा रहा. ये साउथ में फिल्म स्टार लोग जो हैं वो प्रधानमंत्री, चीफ मिनिस्टर और क्या क्या सब बन जाते हैं, बहुत पॉलिटिकल लीडरशिप बहुत रहती है. तो बम्बई वालों को क्यों नहीं चांस मिलता है? उन्होंने क्या गलती की? सर आई थिंक जो तेलुगु में भी होता है, एन.टी. रामाराव साहब, जी सर. शिवाजी गणेशन वहाँ, जी सर. M.G. रामचंद्रन, जयललिता, बहुत नाम है, करुणानिधि. तो बम्बई में क्या गड़बड़ है? सर आई एम नॉट. ठीक, चलिए. ये गरीबों के लिए क्या क्या योजनाएं चल रही हैं हमारे देश में? सर पॉवर्टी एलिविएशन के लिए अगर बात करें, स्पेशली रूरल एरियाज़ के अंदर, जैसे मनरेगा है. इसके अलावा सर फूड सिक्योरिटी के हिसाब से देखें तो नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट. इसके अलावा सर अगर हम हेल्थ सेक्टर को देखें तो प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, आयुष्मान भारत. इसके अलावा एजुकेशन सेक्टर में देखें तो सर वेरियस स्टेट गवर्नमेंट्स ने भी और यूनियन गवर्नमेंट ने भी काफ़ी एफर्ट्स इसके अंदर किए हैं. और अपार्ट फ्रॉम दैट सर स्किल डेवलपमेंट के लिए भी एफर्ट्स किए गए. उसका कुछ प्रभाव हो रहा है? जी सर, निश्चित रूप से ही. जैसा कि हम देखें कि यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज पर बढ़ावा दिया गया, जिसके चलते जो आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर है उसमें कमी आई है. जहाँ तक मैं याद कर पा रहा हूँ 2/3 ऑफ टोटल अर्निंग से नियरली 46%. तो एक उस एरिया में काम हुआ है.
एजुकेशन में सर हालांकि जो प्रोग्रेस है वो कंपैरेटिवली धीमी रही है, लेकिन नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 में जो चीज़ें एनविसाज की गई हैं उनके अकॉर्डिंग आई थिंक नेक्स्ट 10 to 15 ईयर्स के अंदर हम इस एरिया पर भी इम्प्रूव कर सकते हैं। मनरेगा निश्चित रूप से ही रूरल एम्प्लॉयमेंट को बढ़ावा दे रहा है। जैसा कि कोविड-19 पैंडेमिक के दौरान हमने देखा कि जो भी माइग्रेंट्स वापस रूरल एरियाज़ में आए तो उन्हें एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड कराने के लिए यह जो स्कीम थी ये काफ़ी इंपॉर्टेंस इसने निभाई। तो यस सर। सीकर और चूरू उस क्षेत्र के ढेर सारे बड़े बड़े उद्योगपति जी सर। हुए हैं देश में, देश के बाहर भी। ऐसा क्या है उन जिलों में? सर मेरे हिसाब से कुछ हिस्टोरिकल फैक्टर्स इसके पीछे रीजंस हो सकते हैं। जैसे जो सीकर या शेखावाटी का जो क्षेत्र रहा है वहाँ पर पहले से ही जो एक मेजर ट्रेड रूट पर यह पड़ता था, और इसके चलते हम देखते हैं कि जो बिजनेसमैन हुआ करते थे, जो मर्चेंट्स हुआ करते थे, वह यहाँ पर जो स्थित हवेलियाँ हैं उनको एक मेजर स्टे पॉइंट इन्होंने बना रखा था। और ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम सर शायद मुझे लगता है कि वो परमानेंट वहाँ पर सेटल हो गए और जनरेशन टू जनरेशन सर इस पर्टिकुलर सेक्टर में वो एक्सेल करते रहे। जैसे हम जमनालाल बजाज जी की बात करें या फिर अनिल अग्रवाल जी की बात करें। इथेनॉल के बारे में आपने सुना होगा। जी सर। इथेनॉल की आवश्यकता आजकल किस चीज़ में देखी जा रही है? सर मेनली बायोफ्यूल के तौर पर इसे देखा जा रहा है। और जैसा कि हम जानते हैं कि पेट्रोल जो 20% ब्लेंडिंग का टारगेट लिया है भारत सरकार ने वर्ष 2025 तक, तो इस पर्टिकुलर सेक्टर में इथेनॉल का काफ़ी इंपॉर्टेंस है। और इसका अगर हम ओवरऑल इम्पैक्ट देखें तो जो क्लाइमेट चेंज है उसको कम करने में और हमारे जो ग्लोबल कमिटमेंट्स है, पंचामृत टारगेट्स जो 2021 COP26 में ग्लासगो में लिए गए थे, उनको भी अचीव करने में सर यह हेल्पफुल रहेगा। और ऑन अनदर पार्ट सर अगर इकोनॉमिक सेक्टर में देखें तो सर जो फार्मर्स हैं या फिर जो पर्टिकुलर एग्रीकल्चरल सेक्टर है वहाँ पर अगर इथेनॉल ब्लेंडिंग को हम बढ़ावा दे रहे हैं तो सर जो शुगर केन फार्मर्स हैं उनके लिए भी काफ़ी हेल्पफुल रहेगा, उनकी इनकम को इंक्रीज करने के लिए। बिहार में सरकार ने मोलासेस के बारे में क्या निर्णय लिया? सर इस बारे में मैंने पढ़ा है। आई थिंक मोलासेस से रिलेटेड जो प्रोक्योरमेंट था उस पर कुछ कंपनीज के रिगार्डिंग उन्होंने कुछ बैन लगाया था सर शायद। हालांकि उसके बाद एक्सपोर्ट के बारे में क्या किया? स्पोर्ट्स एक्सपोर्ट के बारे में, मोलासेस एक्सपोर्ट पर कुछ? हाँ कुछ एक्सपोर्ट आई एम नॉट वेरी मच श्योर सर। आपने नेट ज़ीरो तो सुना होगा, क्लाइमेट चेंज की बात कर रहे हैं। जी सर। नेट ज़ीरो क्या है? सर नेट ज़ीरो का मतलब है कि जब भी कोई इकोनॉमिक डेवलपमेंट होता है, कोई भी इकोनॉमी जब ग्रो कर रही होती है, तब हमारा टारगेट यह रहना चाहिए कि उसका जो कार्बन फुटप्रिंट है, जितना कार्बन एमिशन हो रहा है, कोशिश यह की जाए कि उस कार्बन एमिशन को हम न्यूट्रलाइज करें, उतना ही हम जो ग्रीन हाउस गैस एमिशन के चलते नुकसान हो रहा है उसको कम करने के लिए एक तरह से नेट कार्बन एमिशन होना चाहिए सर। नहीं, कम कैसे करेंगे? सर जैसे इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को बढ़ावा दे सकते हैं, इसके अलावा कार्बन कैप्चर यूटिलाइजेशन स्टोरेज टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर सकते हैं, और एंड अपार्ट फ्रॉम दैट सर फॉसिल फ्यूल्स के जो यूज़ है उसको कम किया जा सकता है। हमारी जो हम देखते हैं कि 85% एनर्जी डिपेंडेंस जो है वो इंपोर्ट पर डिपेंडेंस है, आई मीन, तो उसको कम करने की आवश्यकता है सर। इंडिया ने नेट ज़ीरो का किस साल का टारगेट दिया? सर 2021 ग्लासगो समिट के दौरान ही हमने ये टारगेट लिया और 2070 इज़ आवर टारगेट। ठीक, थैंक यू। बिरजू राजस्थान में एक बहुत पिक्यूलियर प्रॉब्लम है अभी भी, लगभग 70 साल आज़ादी के बाद भी, ये चाइल्ड मैरिज बहुत प्रिवलेंट है। रीज़न क्या है अभी भी उसके इतने सालों बाद भी इस प्रॉब्लम को हम रिजॉल्व नहीं कर पा रहे? आप जैसे यंग आदमी वहाँ हैं, बहुत प्रोग्रेसिव स्टेट है, लेकिन इस पैरामीटर पे अभी भी काफ़ी पीछे है। सर मेरे हिसाब से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और रेस्पेक्टिव स्टेट गवर्नमेंट ने भी काफ़ी एफर्ट्स लिए हैं इस कंटेक्स्ट में। अगर जो एरियाज़ में हम बात करें कि जहाँ पर हम लैग कर रहे हैं, तो मैं मानता हूँ कि जो वुमेन का एजुकेशन डेवलपमेंट है और उनका जो हेल्थ से रिलेटेड चीज़ें हैं वहाँ पर शायद हम लैग कर रहे हैं एक तो।
दूसरा सर मैं ये मानता हूँ कि ये एक सोशल प्रॉब्लम है, तो ज़रूरी ये है कि सोशल चेंजेस लाने की ज़रूरत है, यानी कि एक एटीट्यूडनल चेंज लाने की ज़रूरत है। गवर्नमेंट ने अपने एंड पर काफ़ी एफर्ट्स किए हैं, लेकिन ज़रूरत है कि जो सोसाइटल एटीट्यूड है इस प्रॉब्लम की तरफ उसको चेंज किया जाए। ये खाप पंचायत जो हैं, ये सोसाइटी का एक बहुत बड़ा इन्फ्लुएंशियल जो है प्रेशर ग्रुप है, जी सर। वो क्यों नहीं कर रहा है इस पे? बाकी सारे नेगेटिव एनर्जी क्यों अट्रैक्ट करता है? वो जब भी कोई ऐसा काम आता है रिफॉर्म का, उस पे तो वो इकट्ठे हो जाते हैं, इस पे क्यों नहीं कर रहे वो? बल्कि आपको शायद सुना हो कि जब सरकार ने प्रपोज किया कि लड़कियों की जो मिनिमम एज है उसको 18 से 21 बढ़ा कर देंगे हम, हाँ तो खाप पंचायतों ने उसका बड़ा कड़ा विरोध किया। सर, आई थिंक इसके पीछे रीज़न ट्रेडिशनल माइंडसेट और पैट्रियार्कल एटीट्यूड ही है। दूसरा मुझे लगता है सर, खाप पंचायत मेनली मेल डोमिनेटेड होती है, तो मेल डोमिनेटेड होने की वजह से है, जैसा कि पॉलिटिकल साइंस में भी हम पढ़ते हैं कि पैट्रियार्की इज अ टाइप ऑफ डोमिनेंस, एक हेजेमनी है। और सर जो ट्रेडिशनल एलिमेंट्स हैं वह उस हेजेमनी को बरकरार रखना चाहते हैं। तो यूथ कहाँ गया फिर? यूथ हाँ, पढ़ा लिखा जी पॉल सर। साइंस पढ़ा हुआ बच्चा कहाँ है? वो खाप पंचायत में पार्टिसिपेट नहीं करता। सर क्योंकि खाप पंचायत अपने आप में एक रिग्रेसिव एटीट्यूड लेकर चलती है, तो आई थिंक यूथ मेनली जो मेन स्ट्रीम पॉलिटिक्स है उसके थ्रू और मेनली जो एडमिनिस्ट्रेशन है या फिर एजुकेशन सेक्टर में इम्प्रूवमेंट करने का जो रास्ता है वह अपना रहा है। खाप पंचायत की तरफ उतना अट्रैक्टेड ओके। ये क्लेम किया जा रहा है इंडिया इज ए फास्टेस्ट ग्रोइंग इकॉनमी, मेजर इकॉनमी में हम फास्टेस्ट ग्रोइंग है। दूसरी तरफ हम अभी भी 80 करोड़ लोगों को राशन प्रोवाइड करते हैं, तो वो ग्रोथ किसकी हो रही है? दुनिया में सबसे ज़्यादा तेज़ी से बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था, उसी अर्थव्यवस्था में 80 करोड़ लोग अनाज के लिए गवर्नमेंट पे आश्रित हैं। ये किस तरह की ग्रोथ है? सर इस कंटेक्स्ट में मैं मानता हूँ कि जो इंडिया है एक इमर्जिंग और डेवलपिंग इकोनॉमी है, और निश्चित रूप से ही हमारी इकोनॉमी ग्रो कर रही है, लेकिन जो इनकम इनइक्वालिटी है वह उतनी उस पर्टिकुलर सेक्टर में हम उतना इम्प्रूव नहीं कर पाए। लेकिन कौन सा ऐसा सेक्टर में इम्प्रूव नहीं कर पाए? जो इनकम इनइक्वालिटी है, बेसिकली जो इनकम इनइक्वालिटी है वह काफी वाइडन है अभी भी। जो गिनी कोएफिशिएंट के थ्रू हम इनकम इनइक्वालिटी देखते हैं सर, उस एरिया पर इम्प्रूव नहीं हो पाया। ओवरऑल अगर हम देखें तो सर मैं ये मानता हूँ कि जैसा कि नीति आयोग की रिपोर्ट भी बताती है कि लास्ट 10 ईयर्स के अंदर आई थिंक 14 करोड़ जो लोग हैं उनको बिलो पॉवर्टी लाइन से ऊपर लेकर आए। तो ऐसा हम नहीं कह सकते कि जो हमारी इकोनॉमी ग्रो कर रही है। जॉबलेस ग्रोथ क्या है? सर जॉबलेस ग्रोथ एक तरह से एक ऐसी इकोनॉमिक ग्रोथ है जिसके अंतर्गत जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर हो या फिर इंडस्ट्रियल सेक्टर हो, जो कि एक लेबर इंटेंसिव सेक्टर के तौर पर काम करता है, वह उतना एनकरेजिंग वे में काम नहीं कर पा रहा हो, बल्कि ग्रोथ इकोनॉमिक ग्रोथ हो रही है, भले ही सर्विस सेक्टर हो या एग्रीकल्चरल ग्रोथ हो। तो ये आर्टिफिशियल जो इंटेलिजेंस है जो आ रहा है इन अ बिग वे, जी तो सर। ये तो और ज़्यादा इसको जॉबलेस बना देगा। जॉब कहाँ रहेंगी फिर? जी सर, इसके रिगार्डिंग कंसर्न्स बताए गए हैं। जैसे हम बात करें रिसेंटली जो ग्लोबल पार्टनरशिप ऑन एआई समिट हुई थी न्यू दिल्ली में, वहाँ पर भी इस संदर्भ में बात की गई। लेकिन अगर हम सर स्किल डेवलपमेंट पर काम करें और एजुकेशन क्वालिटी एजुकेशन पर अगर फोकस करें, तो मुझे लगता है कि एआई जो रिप्लेसमेंट की बात चल रही है, तो उस पर्टिकुलर एरिया में भी हम एम्प्लॉयमेंट को इम्प्रूव कर सकते हैं। एक कॉन्सेप्ट है रिस्पॉन्सिबल एआई, राय, जी सर। उस पर क्या राय है आपकी? सर रिस्पॉन्सिबल एआई का मतलब यह है कि एआई के जो नेगेटिव यूजेस हो सकते हैं या हम कहें कि मिसयूज जो हो सकता है उसको मिनिमाइज किया जाए और एआई का एक रिस्पॉन्सिबल यूज किया जाए ताकि सस्टेनेबल ग्रोथ को अचीव किया जा सके। जैसे एआई का एक मिसयूज यह हो सकता है कि डीप फेक एआई जो है वह एक उसका मिसयूज है। तो एआई को हम एक पोटेंशियल टूल की तरह यूज करें इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए या फिर ह्यूमन डेवलपमेंट के लिए, ना कि फॉर द डिस्ट्रक्शन ऑफ ह्यूमैनिटी। व्हाट इज़ द फिलॉसफी आपके जो आप क्योंकि टैक्स डिपार्टमेंट में काम कर रहे हैं, हमारा जो इंडियन टैक्सेशन सिस्टम है इसकी फिलॉसफी क्या है? कौन से कैनन पर बेस्ड है ये? सर आई रिमेम्बर द मोटो ऑफ आवर डिपार्टमेंट, कोशम उलो दंड, कि रेवेन्यू या एक प्रोग्रेसिव टैक्सेशन सिस्टम होता है। जी सर, प्रोग्रेसिव ही है बेसिकली, कि जो ज़्यादा इनकम कमा रहे हैं या फिर जो हाई इनकम स्लैब में आते हैं उन पर जो टैक्सेशन, उसके पीछे का रीजन क्या होता है? सर मेनली यह है कि जो बेसिक नीड्स होती हैं या फिर हम कहें कि जो मूलभूत आवश्यकताएं होती हैं। थैंक यू।
Okay, Birju ji. Thank you. Please go out. We'll call you Thank you, back. sir. Have a great day.